हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत पाई चार्ट अर्थात वृत्त आरेख की अवधारणा एवं उसका निरूपण कैसे करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आंकड़ों को जब हम किसी वृत्त के त्रिज्यखंड के द्वारा निरूपित करते हैं तो हम उसे वृत्त आरेख या पाई चार्ट कहते हैं। जैसे यदि किसी चुनाव में विविध पार्टियों द्वारा प्राप्त मत इस प्रकार है, जैसे एक राजनीतिक पार्टी है, गैर राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है और अन्य। तो ये हमारा एक वृत्त है, सर्किल है। और इसमें दिखाया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वह राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्राप्त मत हैं। यानी राजनीतिक पार्टी जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी का त्रिज्यखंड है वह सबसे बड़ा त्रिज्यखंड है। तो इसका मतलब हम इसे देख करके यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है। उसके बाद गैर राजनीतिक पार्टी को मत प्राप्त हुआ है, फिर क्षेत्रीय पार्टी है, फिर निर्दलीय पार्टी है और फिर अन्य है। ठीक है ना। तो यह जो निरूपण किया गया है इसे हम वृत्त आरेख या पाई चार्ट कहते हैं। उसी तरह से किसी कस्बे में कुल साक्षरता को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बच्चों, जैसे किसी भी कस्बा हो उसमें पुरुष, महिला और बच्चे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पुरुष, तो आप देख रहे हैं कि पुरुष का भाग जो है इस वृत्त मतलब इस वृत्त में जो पुरुष का त्रिज्यखंड है वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है ना। और इसमें भी इतना भाग साक्षर दिखाया गया है और इतना भाग जो है निरक्षर दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष में साक्षर की संख्या निरक्षर से ज़्यादा है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो त्रिज्यखंड है इसे टोटल यह महिला का है। और महिला में ये जो है इतना त्रिज्यखंड साक्षर के लिए दिखाया गया है और यह त्रिज्यखंड जो है निरक्षर के लिए दिखाया गया है। उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह बच्चों का दिखाया गया है, जिसमें बच्चे इतने साक्षर हैं और इतने निरक्षर हैं। तो बच्चों, इस तरह से जैसे आप यहाँ पर देखें उसी तरह से यहाँ पर भी एक वृत्त आरेख दर्शाया गया है। तो यह जो है इस प्रदर्शन को, इस निरूपण को हम वृत्तारेख या पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है। तो पाई चार्ट की अवधारणा जहाँ तक आप समझ गए होंगे, इस तरह की एग्जाम्पल आप बहुत से पेपर में और टेलीविज़न पर भी आप देखते होंगे। ठीक है ना। अब हम पाई चार्ट किस तरह से बनाते हैं के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो बच्चों, यदि कोई लड़का एक दिन में इस प्रकार समय व्यतीत करता है कि वह स्कूल में 6 घंटा, गृह कार्य में 3 घंटा, पढ़ाई में 3 घंटा, मनोरंजन में 4 घंटा और निद्रा में 8 घंटा, तो हम इसे पाई चार्ट के द्वारा कैसे दिखाएंगे। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हम एक सर्किल खींचेंगे। ठीक है ना। एक सर्किल खींचेंगे। यह पूरा सर्किल जो है, ये जो पूरा सर्किल है वह 24 घंटे को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के अगर हम पूरा शुरू करते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो यह 24 घंटा हो जाता है। ठीक। अब इस 24 घंटे में वह 6 घंटा क्या कर रहा है, स्कूल में बिता रहा है। 24 घंटे में 6 घंटा स्कूल में बिता रहा है। तो 24 घंटे में 6 घंटा बिता रहा है। ठीक है ना। जैसे इतना तो आप जानते ही हैं कि यह 1 2 3 4 बराबर भाग है। तो अगर हम कहें कि यह भाग कितना हुआ, तो आप कहेंगे 1/4, यानी कुल 4 में 1, तो 4 में 1 है तो ये 1/4 हो गया। उसी तरह से 24 घंटे में ये 6 घंटा स्कूल में बिता रहा है, तो यह कितना हो जाएंगे, यह स्कूल में बिताया हुआ समय कितना हो जाएगा, 6/24, यानी 6 कम 6 के यानी 1/4, यानी इस सर्किल का जो है 1/4 वह स्कूल में बिता रहा है।
तो सर्किल का 1/4 जब आप करेंगे तो ये हमारा 1/4 इसमें से हमारा निकल जाएगा, यानी यह समय जो है यह 6 घंटे का समय ये कहाँ बिताएगा? स्कूल में। ठीक है ना। और फिर अगला है कि गृह कार्य में 3 घंटा। तो गृह कार्य में 3 घंटा यानी किसमें? 24 घंटे में वह 3 घंटा गृह कार्य में बिताता है। तो ये भी हो जाएगा 3/24। तो 3 एकम 3, 3 आठे 24 में ये 1/8 के बराबर हुआ ना। तो 1/8 यानी पूरे सर्किल का 1/8। तो 1/4 का अगर आधा हम कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसी को अगर हम 2 भाग कर दिए तो 2 4 भाग हो गया, और फिर ये भी 4 भाग हो गया। तो ये जो है इतना, यानी हम 1/4 का ही आधा यहाँ कर रहे हैं ना, तो ये 1/8 हो गया। ठीक है, 1/8। तो 1/8 का मतलब ये हो गया कि हम जो है इसका आधा कर दिए इस तरह से, यानी यह 1/8 यानी 3 घंटा, यह जो है 3 घंटे के बराबर हो गया। तो 3 घंटे वो कहाँ बिता रहा है? गृह कार्य में बिता रहा है, गृह कार्य में। अब शेष जो है 3 घंटा पढ़ाई में। तो ये जो 3 घंटा हुआ, 3 घंटे कहाँ? पढ़ाई में। ठीक। अब अगला है कि मनोरंजन में वह 4 घंटा। तो 4 घंटा मनोरंजन में बिता रहा है। तो 4 घंटे का मतलब हो गया कि 24 घंटे में 4 घंटा। तो 24 घंटे में अगर 4 घंटा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/24। तो 4 एकम 4, 4 आठे 4 छक्का 4 एकम 4, 4 छक्का 24। तो 1/6। तो 1/6 यानी ये पूरे सर्किल का 1/6 ना। तो पूरे सर्किल का 1/6 करेंगे तो ये जो है 1/8 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो एक अंदाज से हम बना दे रहे हैं कि ये हिस्सा जो है यह मान लो कि ये 4 घंटे का समय है ना। ये 4 घंटे का समय ये कहाँ बिता रहा है? मनोरंजन में। ठीक है ना, जिसमें खेल कूद है, टेलीविजन है, और फिर 8 घंटे निद्रा में। तो इतना जो शेष समय बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, वह 8 घंटे का समय वह निद्रा में व्यतीत करता है। तो बच्चों इस तरह से एक लड़के द्वारा एक दिन में व्यतीत किए हुए समय को हम पाई चार्ट के द्वारा निरूपित कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पाई चार्ट की अवधारणा और उसका निरूपण समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल हल कराएंगे ताकि एकदम पूर्ण रूप से आप लोगों को पाई चार्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाया गया है, जो यह दिखा रहा है कि अलका द्वारा जो है वार्षिक परीक्षा में कुल 540 अंक प्राप्त किया गया है, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषय सम्मिलित है। अर्थात सभी विषयों को मिला करके वह कितने अंक प्राप्त की है? 540 अंक प्राप्त की है। ठीक है, और सभी विषय यहाँ पर डिग्री में दिखाए गए हैं। ठीक है ना, जो त्रिज्यखंड दिखाया गया है वह अंश में दिखाया गया है कि विज्ञान 80 अंश, सामाजिक विज्ञान 65 अंश, हिंदी 70 अंश, अंग्रेजी 55 अंश और गणित 90 अंश। ये पूरे अंश को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 360 अंश। ठीक है ना, और जो 360 अंश है वह किसके बराबर है? 540 अंक के बराबर है। ऐसे भी आप हमेशा याद रखिए कि एक जो सर्किल होता है, वृत्त होता है, वह जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, इस तरह से जैसे अगर यह वृत्त है, इसे आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए तो आप देखेंगे
तो ये वाला 90 हो गया, तो ये 90, तो ये भी 90 हो गया। तो 90 गुना 180, और फिर जब ऊपर 180 अंश है तो नीचे भी 180, यानी टोटल जो है 360 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो 360 अंश हो रहा है वह 540 अंक के बराबर है, या 540 अंक बराबर 360 अंश। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो इसका हल तुरंत इस तरह से आप लगा सकते हैं, चूँकि जो है 540 अंक जो है बराबर है 360 अंश के। ठीक है ना। तो एक अंक कितने के बराबर होगा, तो 360 बटा 540। तो यहाँ पर आपको 105 का बताना है। 105 अंक बराबर हो जाएगा 360 बटा 540 गुणे 105। अब इसे आप 18 से काट दीजिए, तो 18 दूनी 36, और शून्य है तो शून्य हो गया, 18 3 54। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ 3 का भाग दे दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, ये भी कट गया। अब 35 दूना 70, तो 70 अंश। तो 70 अंश यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी विषय के लिए दिखाया गया है कि हिंदी विषय का जो त्रिज्यखंड है वह 70 अंश का है। तो अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो हिंदी विषय में प्राप्त किए। ठीक है। अब दूसरा सवाल है इसी में, दूसरा सवाल है कि अलका को गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए ना। तो गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए, तो आप देख रहे हैं गणित का जो त्रिज्यखंड है कितना है, गणित का त्रिज्यखंड है 90 डिग्री का ना, और हिंदी का कितना है, हिंदी का त्रिज्यखंड का कोण चाहे केंद्रीय कोण भी कह सकते हैं, तो हिंदी का है 70 डिग्री। तो दोनों में आप देखिए गणित का जो है केंद्रीय कोण हिंदी के केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 20 डिग्री अधिक है। ठीक है ना। तो ये 20 डिग्री गणित वाला ज़्यादा हो गया। बच्चों यहाँ थोड़ा लिखने में समय बढ़ जाएगा, इसलिए हम जो है इसे शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो 20 डिग्री जो है ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 360 डिग्री, ये पूरे 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री जो है 540 अंक के बराबर है। 360 डिग्री जो है 540 अंक के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो 540 बटा 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें 20 डिग्री का निकालना है, तो 20 डिग्री जब निकालेंगे तो हो जाएगा 540 बटा 360 गुणे 20। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 18 बार चला गया, 18 3 54, और हो गया 30। तो ये जो 20 डिग्री है 30 अंक के बराबर हो गया। तो हिंदी से जो गणित का अंक है 30 अंक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें तीसरा सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के योगफल से कम है या अधिक। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल, ठीक है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग कर लीजिए।
जब अंग्रेजी और प्लस हिंदी के केंद्रीय कोणों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 अंश और प्लस 70 अंश बराबर हो गया 125 अंश। ठीक है ना। अब जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों को जोड़िए, तो विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान ये केंद्रीय कोणों को जोड़ेंगे तो विज्ञान का है 80 अंश और प्लस 65 अंश, तो ये हो गया 5 और 8 6 14 145 अंश। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग जो है 125 अंश हुआ और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योगफल 145 अंश हुआ। तो यहाँ पर 125 अंश जो है छोटा है, 125 अंश छोटा है 145 अंश से। ठीक है ना। तो जब डिग्री छोटा है तो प्राप्त अंक भी कम होगा, छोटा होगा, और अगर डिग्री जिसका बड़ा होगा उसका प्राप्त अंक भी बड़ा होगा। ठीक है ना। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें होगा कि हिंदी और अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक जो हैं, प्राप्तांकों का योग जो होगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांकों के योग से कम होगा। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।